हेलो गाइस, दिस इज़ बीके माथुर, मैथमेटिक्स टीचर। वीडियो नंबर 4 वेक्टर की। इसके अंदर मिक्स्ड क्वेश्चन है। आपको वेक्टर का बेसिक पता होना चाहिए, डॉट के रूल, क्रॉस के रूल, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, एक न्यूमेरिकल आपके सामने है। इसने लिखा हुआ है राइट ऑल यूनिट वेक्टर्स, मतलब जितने भी यूनिट वेक्टर पॉसिबल है सारे के सारे बता दो इन एक्स वाई प्लेन। तो एक तो आपको यूनिट वेक्टर बताना है और वो भी एक्स वाई प्लेन पे बताना है, मतलब 2D की बात हो रही है, 3D की बात नहीं हो रही। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो देखो आपको पहले बनाना पड़ेगा डायग्राम। तो इस तरह से बनाओ एक सर्कल, इसे बोलते हैं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब इसकी रेडियस ना 1 मानी जाएगी। तो ये बन गया आपका एक सर्कल। इसमें बनाओ एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन के हो गया तैयार। ठीक है, ये इसकी रेडियस है ये। ठीक है, और रेडियस की वैल्यू ना यहाँ पर 1 ले लो, क्योंकि हमने बनाया है यूनिट सर्कल। तो r इज इक्वल टू 1 है। ये कोई पॉइंट है O ओरिजिन, ये कोई पॉइंट है P डैश, और ये कोई पॉइंट है P। ऑलराइट, ये क्या हो गया, इसे बेस कह दो, इसे कह दो आप थीटा, और इसे कह दो आप परपेंडिकुलर। ऑलराइट, तो देखो ये जो पॉइंट है ना, ये आपका x होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x एक्सिस पर। और ये जो पॉइंट है ये आपका y होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट, जो भी वर्टिकल होता है उसे कहते हैं y। तो इस तरह से P पॉइंट आपका बन गया x, y। ऑलराइट, और ये r क्या है, इसकी वैल्यू 1 है। इसे आप r वेक्टर भी बोल सकते हो, लाइक दिस। तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 है। बल्कि मैं इसे अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसे बोल दो ये r वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। ये चीज ना r वेक्टर है। तो इस तरह से आपको एक डायग्राम बना के करना है तैयार। ऑलराइट, अब देखो इधर आगे की बात है, इधर लिख देना ये y डैश है, दिस इज y, x एंड x एक्सिस। तो सबके नाम हम यहाँ पर दे चुके हैं। ओके, अब देखो किस हिसाब से यहाँ पे होगी तैयारी। तो आपने यहाँ पे लिखा लेट एंगल POP डैश इज इक्वल टू थीटा, ये आपने इसको नाम दिया। ठीक है, और लेट OP एक वेक्टर है जिसका नाम मैंने रखा है R वेक्टर। ठीक है, और ये अपने आप में यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब इसकी वैल्यू 1 है, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना है, 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे यूनिट सर्कल। क्या बोलेंगे इसको, यूनिट सर्कल, जिसकी रेडियस 1 है। अब देखो इन राइट ट्रायंगल में जाओ। ठीक है, OP डैश P में, और इसमें देखो दो बातें यहां पर आपको लिखनी पड़ेंगी, 2 थिंग्स। सबसे पहले देखो आपको x नहीं मालूम, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है कि इसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि आपने अज्यूम किया हुआ है, आपने बनाया है यूनिट सर्कल। तो जब भी कोई यूनिट वेक्टर पूछेगा तो हमेशा डेरिवेशन जो होगा वो यूनिट सर्कल की हेल्प से होगा। तो आप इसमें ले लो OP डैश अपॉन OP, यानी आपने लिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा। ठीक है, OP डैश कितना है, ये x है। OP कितना है, OP की वैल्यू तो 1 है। ठीक है, OP की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ 1, तो कॉस थीटा। तो कुल मिला के x की वैल्यू आ गई हमारे पास कॉस थीटा, दिस इज 1। ठीक है, अगेन इसी वाले ट्रायंगल में अब ले लो ये P डैश अपॉन OP इज इक्वल टू साइन थीटा। वाई भाई, क्यों किया ऐसा, अरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा। मालूम है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, उसी फॉर्मूले से ही लिया हुआ है। तो PP डैश हमारा क्या है, PP डैश हमारा y है, OP कितना है, 1। ठीक है, साइन थीटा ऐसे रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हमारे पास देखो दो एक्सप्रेशन आ गए, हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। अब आगे देखते हैं यूनिट वेक्टर। इसने कहा यूनिट वेक्टर बताओ, तो यूनिट वेक्टर हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर जो हमारा होगा वो ये होगा, r इज इक्वल टू, वो होगा xi प्लस yj। ये तो होगा देखो xi प्लस yj, क्योंकि बात हो रही है xy प्लेन में। तो xy प्लेन का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा। x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट होता है i कैप से और y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट होता है j कैप से। यूनिट वेक्टर ये है क्योंकि r की वैल्यू देखो 1 है, r की वैल्यू क्या है, 1। तो हमने इसको यूनिट वेक्टर जानबूझ कर नाम दिया हुआ है। अब डाल दो इसके अंदर वैल्यू, x की वैल्यू आई है हमारी कितनी, कॉस थीटा i कैप, और इसकी वैल्यू कितनी है, साइन थीटा j कैप। तो देखो दिस इज द आंसर, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। अच्छा, एग्जाम में आपको इसको ना जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि ये यूनिट वेक्टर क्यों है। तो देखो जस्टिफिकेशन इसका ऐसे होगा, यहां मैं कर रहा हूं जिसका जस्टिफिकेशन, आप निकाल के दिखा दो इसका मैग्नीट्यूड, r का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा दो। तो मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता होगा, i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो खुद सोचो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 का अंडर रूट 1, तो ये जस्टिफिकेशन भी हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से अगर एक्स वाई प्लेन में आपसे यूनिट वेक्टर पूछे तो सबसे पहले आप बनाओगे यूनिट सर्कल, ओके। और यूनिट वेक्टर हमारा ये वाला होगा, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स की वैल्यू निकाल के देखनी है कॉस और वाई की वैल्यू साइन। जो साइन साइड वाले बच्चे उन्हें मालूम भी होगा कि कॉस थीटा को फिजिक्स में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और साइन थीटा को वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये इसका डेरिवेशन है और आपको इसको जस्टिफाई भी करना है मॉड्यूलस निकाल के। ये मैंने मॉड्यूलस निकाला हुआ है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख देना, उसके बाद ये स्टेप आएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन देख लेना एक बार, आ सकता है। क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इफ आई प्लस जे प्लस के 2i प्लस 5j और 3i प्लस 2j माइनस 3k और i माइनस j माइनस k आर द पोजिशन वेक्टर। ध्यान रखना पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब ये पॉइंट है, वेक्टर नहीं है, पॉइंट है अपने आप में, ठीक है। और ए बी सी डी इनके नाम है। इसने कहा एंगल बताओ ए बी और सी डी के बीच में। एंगल की जब भी बात होती है याद करो, जब भी एंगल की बात होगी हमेशा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, डॉट प्रोडक्ट वाला, ठीक है। और इसके बाद इसने कहा डिड्यूस ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर, मतलब अपना प्रूफ दे दो, मतलब आप बता दो कि ए बी सी डी आपस में कोलिनियर है, एक ही पॉइंट पर है। तो देखो इसको क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इधर लिख लीजिए सारे के सारे पॉइंट जो भी आपको इसने दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो ए पॉइंट हमारा जो बन के आएगा वो है 1,1,1, ठीक है। रीजन बताओ, ए पॉइंट 1,1,1 क्यों आएगा, बोलो। ए पॉइंट 1,1,1 क्योंकि देखो आई प्लस जे प्लस के है। और बी पॉइंट जो बन के आएगा वो आएगा 2,5,0 क्योंकि देखो इसमें 2i प्लस 5j है। सी पॉइंट बन के आएगा 3,2,-3 और डी पॉइंट आपका बनेगा 1, -6 और -1। दिस इज ए बी सी डी, 4 आपके पास पोजीशन वेक्टर निकल के आ गए, ओके जी। चलिए अब इसने कहा एंगल बताओ ए बी और सी डी का। तो पहले आप निकालो ए बी वेक्टर, ये निकालना आपको अच्छे से आता है। कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 यानी 2 में से गया 1, 5 में से गया 1 और 0 में से गया 1। तो ए बी वेक्टर आपका निकल के आ जाएगा i प्लस 4j माइनस का k, ठीक है। अब निकालो सी डी वेक्टर, क्योंकि इसने कहा है कि सी डी और ए बी के बीच का एंगल। तो सी डी वेक्टर निकालने के लिए अगेन x2 माइनस x1, i क्या है y2 माइनस y1, तो ये x2 है और ये x1 है। देखो टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है, सी डी बोल रहा हूं ना, तो डी में से सी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आएगा जी आपका माइनस का 2i माइनस का 8j और प्लस का 2k। आई थिंक आपको बात पकड़ में आ गई। एंगल आपको निकालना है तो एंगल का फॉर्मूला यू नो, कॉस थीटा इज इक्वल टू दोनों का डॉट। हमेशा एंगल की बात होगी तो हम डॉट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्रॉस वाला नहीं लगाएंगे। क्रॉस वाला जब लगाएंगे जब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया हो। लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस हुआ था, ठीक है, न्यूमेरिकल भी मैंने लिया था। डाल दो जी इसके अंदर इसकी वैल्यूज। तो ए बी डॉट सी डी, डॉट निकालना आपको आता ही है। कैसे निकालते हैं, आई की आई में, जे की जे में, के की के में। तो ये आएगा -2, ये आएगा -32, ये आएगा माइनस का 2, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद माइनस का 36 आ जाएगा। यहाँ निकाल दो इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, √18 हो जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड आएगा 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, √72 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद रूट वगैरह निकालने के बाद ये माइनस का 1 आएगा, ठीक है, माइनस का 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 होती है पाई पर, 180 डिग्री पर। तो ये आ गया आपका एंगल जो इसने पूछा था, ठीक है। ध्यान रखना ये कॉस थीटा की वैल्यू -1 होती है 180 डिग्री पर, ओके। ये सब हट जाएंगे, रूट से निकल के मल्टीप्लाई कर वगैरह के आंसर -1 आएगा। इसके बाद इसने कहा है डिड्यूस करो, मतलब बताओ कि ए बी सी डी कोलिनियर है। भाई आप खुद सोचो, ये देखो ए बी है, ठीक है, और ये है ए बी और ये कोई लाइन है सी डी करके, ये सी है और डी है, दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री एंगल बनेगा तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, है ना, स्ट्रेट लाइन। भाई 180 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही तो एंगल बनता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, क्लियर कट प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी आपस में कोलिनियर है, यानी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे लिख सकते हो क्लियरली, ठीक है, ए बी सी डी आर कोलिनियर, ये सारे पॉइंट कोलिनियर है। तो ये बात यहाँ पे साफ साफ प्रूफ हो गई। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, थोड़ा फ्रेम से बाहर हो गया। मैं दोबारा इसको लिख देता हूं यहाँ पर कि क्लियरली, ठीक है, ए बी सी डी आर कोलिनियर, इस तरह से आप लिख देना बिकॉज ऑफ दिस 180 डिग्री। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, देखने में डिफिकल्ट है लेकिन होने में बहुत इजी है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 30 जरा देखो फटाफट। इसने लिखा है इफ
विद रेफरेंस टू राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई जे एंड के। बड़ी कंफ्यूजन वाली लाइन इसने यहां लिख दी, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। इफ विद रेफरेंस टू राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई जे के। देखो ये राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब देखो ये है, एक ये एक ये एक ये इसे बोलते हैं राइट हैंडेड सिस्टम। होता है ना वो थंब करके ऐसे करके आप लोग देखते थे कभी फिजिक्स वगैरह में, इस टाइप से। तो 1 2 3 ये इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जे है, इसे बोलते हैं आई, इसे बोलते हैं जे, इसे बोलते हैं के। तो देखो आई जे के आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसी सिस्टम को बोला जाता है राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। ओके, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर ये ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बात बढ़ाते हैं। इसने लिखा है अल्फा वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो अल्फा वेक्टर आप इधर लिख लीजिए कितना है, वो है 3i माइनस का जे। ठीक है जी, जे कैप अल्फा वेक्टर आपको दे दिया गया। आगे पढ़ते हैं। आगे इसने आपसे कहा है बीटा वेक्टर, तो बीटा वेक्टर भी आपको दिया हुआ है, तो बीटा वेक्टर आपके पास कितना है जी, 2i माइनस प्लस का जे और माइनस का 3k, ये हो गया आपका बीटा वेक्टर। ऑल राइट, नो इशू। इसने कहा एक्सप्रेस बीटा इन फॉर्म ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2, मतलब बीटा को बीटा के करने हैं हमें दो टुकड़े, एक टुकड़ा होना चाहिए बीटा 1 और एक टुकड़ा एक पार्ट होना चाहिए बीटा 2, और इन दोनों को ऐड करने पर यही आना चाहिए जो हमारा आ रहा है। ओके, तो दिस वी नीड टू प्रूफ। ऑल राइट, आगे देखते हैं। अब आगे इसने कहा है कुछ कंडीशन दी हुई है कि बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, यानी बीटा 1 पैरेलल है अल्फा के। ठीक है, एंड और कंडीशन क्या दी हुई है कि बीटा 2 परपेंडिकुलर है अल्फा के, कि जो बीटा 2 है वो परपेंडिकुलर है अल्फा के, अल्फा वेक्टर के, ये अल्फा वेक्टर है। तो ये सारी बातें देखो मैंने इसमें लिख दी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, और ये अल्फा बीटा की जगह कुछ भी नाम आ सकते हैं, पी क्यू ए बी सी डी, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें सिंपल का है, अल्फा वेक्टर दिया है, बीटा वेक्टर दिया है, बीटा के दो टुकड़े होने हैं, एक बीटा 1 और बीटा 2, दोनों टुकड़े इस तरह से होने हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो दोबारा बीटा बन जाएगा। लेकिन टुकड़ों की स्पेशलिटी क्या है कि जो बीटा 1 है वो तो पैरेलल होना चाहिए अल्फा के साथ, और बीटा 2 परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैंने क्रॉस लिख दिया, आई एम सॉरी, दिस इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। तो ये दो कंडीशन आपको इधर दी हुई है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। बड़े आराम से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ आ जाएगा। याद करो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो या कोलिनियर हो तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। यानी अगर बीटा 1 और अल्फा आपस में पैरेलल हैं तो उसका मतलब ये आपस में प्रोपोर्शनल भी हैं। और जब भी दो चीज प्रोपोर्शनल होती हैं तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो ऐसे, बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू अल्फा, ये वेक्टर है, लैम्डा यहां पर कांस्टेंट है। ध्यान रखना, जब भी दो वेक्टर पैरेलल हो या प्रोपोर्शनल हो तो उसको ऐसे करके लिखा जा सकता है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, इसका मतलब देखो ये है कि बीटा 1 प्रोपोर्शनल है अल्फा के। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब है कि इनका रेशियो हमेशा कुछ आएगा, समथिंग, जो भी आएगा सेम आएगा। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऐसा बना दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी दो वेक्टर प्रोपोर्शनल हो या पैरेलल हो तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। लैम्डा यहाँ पर कांस्टेंट है। बीटा 1 के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अल्फा के लैम्डा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अल्फा मेरे पास है 3i माइनस का j, और मल्टीप्लाई इसके अंदर हो जाएगी तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा i और लैम्डा j। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दो उसको, बीटा 1 वाली को, या फिर इसको बोल दो 1 इक्वेशन और इसको बोल दो 2 इक्वेशन, ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में हम जाते हैं, ये रही फर्स्ट एंड सेकंड। बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 है, तो मैं यहां से ना बीटा 2 निकाल सकता हूं, बीटा 1 को उधर भेज दो, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बीटा 2 वेक्टर जो आएगा वो ये आएगा, बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर। बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई? थोड़ा सा छोटा छोटा लिख गया है, बड़ा लिख देता हूं दोबारा, बीटा वेक्टर और माइनस का बीटा 1 वेक्टर। अब बोलो बात पकड़ में आई होगी शायद। ठीक है, अरे भाई इसी को मैंने उठा लिया और इसको उठा के उधर भेज दिया, तो बीटा माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2। ठीक है, अब डाल दो इसके अंदर वैल्यूज, तो बीटा 2 तो मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन बीटा मुझे मालूम है। बीटा मेरा कितना है, ये रहा, दैट इज 2i प्लस जे माइनस 3k, ये मेरा बीटा है। माइनस कौन है, माइनस का बीटा 1, बीटा 1 कहाँ है, ये रहा देखो बीटा 1, इसको भी ब्रैकेट में ही ले लेते हैं, तो वहां जगह नहीं बच रही इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं
3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे, इस तरह से। अब इसे कर लो सॉल्व। माइनस जब इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद देखो आई कैप और आई कैप वाले ना एक साथ लिख लो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप, और जे कैप वाले एक साथ लिख दो, ये प्लस हो जाएगा माइनस जाने के बाद, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा और जे कैप, और बचेगा क्या 3 के कैप के साथ कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बीटा 2 मिल गया, ऑलराइट, जो कि काफी अजीबोगरीब है। इसका नाम रख दो थर्ड, ये हो गया थर्ड, ठीक है जी। आगे की कंडीशन जरा देखते हैं अब इसने क्या बात बोली हुई है। इसने आपको बोला हुआ है कि बीटा 2 परपेंडिकुलर है अल्फा के, और आपको ये बात मालूम है कि जब भी दो चीज परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका डॉट 0 होता है। लेक्चर नंबर 2 में हमने ऐसा देखा था। इसने दिया हुआ है कि बीटा 2 परपेंडिकुलर है अल्फा के, तो इसका मतलब ये होगा कि बीटा 2 का डॉट अल्फा के साथ अगर होगा तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में बीटा 2 और अल्फा की डॉट कर दी जाएगी। ये बीटा 2 है पूरा और ये मेरा अल्फा है। वेयर इज अल्फा? ये मेरा अल्फा है। इन दोनों ही करो डॉट। अब मैं यहां से रब कर रहा हूं ये सारे पोर्शन को, ठीक है। तो आप इतना दोबारा एक बार समझ लो अच्छे से। हाँ जी, तो हम आ चुके इस कंडीशन पे। बीटा 2 मेरा कितना है? ये मेरा बीटा 2 है, दैट इज 2 माइनस 3 अल्फा आई कैप, ठीक है, प्लस 1 प्लस लैम्डा जे कैप माइनस का 3 के कैप। ये मेरा पूरा बीटा 2 है। डॉट अल्फा मेरा ये रहा 3i माइनस जे इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस कंडीशन में मैंने डाल दी वैल्यू। डॉट करना आपको आता है, आई की डॉट आई में होती है तो 3 की इसमें होगी तो 6 माइनस 9 लैम्डा आ जाएगा, आई से आई खत्म हो जाएगा। जे की जे में होगी तो -1 माइनस लैम्डा, के इधर है ही नहीं तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर लैम्डा की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 1/2। आप देख सकते हो लैम्डा की वैल्यू 1/2 ही आनी है, क्योंकि 6 में से 1 गया 5 और 9 और ये हो गया 10, तो 5 उधर जाएगा 10 अपॉन में, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आ गई समझ लो हमारे आंसर आ चुके हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं छोटा सा, ठीक है। फ्रॉम सेकंड लिखो पहले, याद करो बीटा 1 क्या था। बीटा 1 हमारा क्या था याद करो, वो था 3 लैम्डा आई और माइनस का लैम्डा जे। इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू डाल दो 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 आई और ये 1/2 जे। देखो बीटा 1 तो आ चुका पहला आंसर। अब निकालो फ्रॉम थर्ड, ठीक है, या फ्रॉम थर्ड ही सही रहेगा, फ्रॉम थर्ड ये रहा, और बीटा 2 निकाला जाएगा। बड़ी चालबाजी इसमें करनी पड़ेगी, जरा ध्यान से देखना, मैं कर रहा हूं डायरेक्ट। लैम्डा की वैल्यू हाफ है, यहां रखो लैम्डा की वैल्यू हाफ, तो ये हो जाएगा 3/2, एलसीएम ले लो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1/2 और आई कैप। यहां रखो लैम्डा की वैल्यू हाफ, तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2 और जे कैप और के कैप ऐसे रहेगा। तो ये भी एक आंसर है। तो इसने बीटा 1 बीटा 2 पूछा था जो हमारे निकल के आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। लॉजिक इसके अंदर सिर्फ एक ही था कि पैरेलल वाली बात को पकड़ना था, जो बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा और बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा माना था, उस बात को पकड़ के हमें चलना था। बाकी क्वेश्चन इजी है, एक बार दोबारा सॉल्व कर लो। अभी देखिए गाइस, दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला है राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। ऐसा कुछ अभी हमने किया था स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में ना, डेरिवेशन। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आप इस क्वेश्चन को या तो डायग्राम की हेल्प से लाइक दिस, आपको मैंने बता रखा है कि आप बनाओगे हमेशा एक यूनिट सर्कल ऐसा करके, ये आर होगा, ठीक है। आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 1 कंसीडर किया जाएगा। ये कोई परपेंडिकुलर है पी डैश पर, ये बेस है, ये ओ है, ये पी है, ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है जी। और ये 90 डिग्री का एंगल है और थीटा कितना है 30 डिग्री, यहां पर साफ साफ दिया हुआ है, ओके। और आप यहाँ पे लेट करने वाले हो, लेट यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर हमें निकालना है उसको आप मान लेते हो r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, इस तरह से आप नाम रख देते हो उधर, ऑलराइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अच्छा, आगे फिर आप जाते हो इन राइट ट्रायंगल ओ पी डैश पी में, इसमें जाते हो 2 बार। ये x होता है और ये y होता है। x क्या होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, y क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो आप लेते हो x अपॉन 1 यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बन जाता है कॉस थीटा। तो x की वैल्यू आ जाती है कॉस और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और कॉस 30 सबको पता है √3/2 होता है, ठीक है। सेम फिर आप जाते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी p अपॉन h, यानी y अपॉन 1 लेते हो, क्योंकि h तो 1 है, आपने यूनिट सर्कल इसे माना हुआ है खुद, ये आपको खुद लेट करना है क्योंकि यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। तो ये आएगा आपका साइन थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 सबको पता है 1/2 होता है। इसका नाम रख दो फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट में आ जाओ,
तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स की जगह √3/2 आई कैप, वाई की जगह 1/2 जे कैप। ये मेरा आंसर है। और आपको जस्टिफाई अगर करना है तो आर का मैग्नीट्यूड निकाल के इधर दिखा दो, अंडर रूट के अंदर आई के साथ वाले का स्क्वायर, तो कितना होगा 3/4, और जे के साथ वाले का स्क्वायर 1/4। देखो सॉल्व करने पर 1 ही आंसर आ रहा है। तो ये जस्टिफिकेशन हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बहुत इजी है। इसने कहा है फाइंड स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत इजी है। देखो आपको इस तरह से दिया हुआ है, इनिशियल पॉइंट आपका P है जो x1, y1, z1 होगा, और टर्मिनल पॉइंट आपका Q रखा हुआ है जो x2, y2, z2 होगा। ठीक है, तो आपको निकालना है PQ वेक्टर, निकालना आपको आता है ये x2 - x1 आई कैप, याद है ना, ये तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही हो गया था। तो मिक्स्ड क्वेश्चन है तो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, पुराने कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। देखो जी, ये तो आ गया वेक्टर। तो इसने कहा स्केलर कॉम्पोनेंट, तो स्केलर कॉम्पोनेंट तो आप बता ही सकते हो कौन से होते हैं स्केलर कॉम्पोनेंट, आई जे के साथ वाले, यानी एक हो गया x2 - x1, कॉमा एक हो गया y2 - y1, कॉमा एक हो गया z2 - z1। ठीक है, फिर इसने कहा है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकाल दो भाई, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर यानी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में, बस यही आंसर है। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से देखना। अ गर्ल, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल यूज है, मतलब वेक्टर कहाँ यूज होता है, वेक्टर का एप्लीकेशन है ये। ठीक है, अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। अच्छा, तो पहले बनाओ इसके अंदर डायग्राम। देखो ये कुछ डायग्राम इस टाइप से बन के तैयार होगा, है ना। ये क्या आपका, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो गर्ल यहां पर है, ये कोई पॉइंट है ओ। तो गर्ल ने क्या किया, 4 किलोमीटर वेस्ट गई। तो देखो वेस्ट इधर, यानी यहां से आई और 4 किलोमीटर, देखो यहां मान लो कहीं पर, तो यहां पर हो गया 4 किलोमीटर, इसे ले लो 4, माइनस का लेना 4। ठीक है, देखो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। इस टाइप इस साइड आएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसलिए माइनस का लिया है। ओके, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे इसने कहा है देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। जब भी बोलता है ना ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, देखो इसने लिखा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से एंगल आपको लेना है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। यानी अगर मैं इसको इस तरह से बोल दूं कि ये नई वो है डायरेक्शन, ये मान लो नॉर्थ है और ये मान लो साउथ है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इसने कहा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से ले लो एंगल 30 डिग्री। तो नॉर्थ से 30 डिग्री देखो एंगल इस साइड आएगा, तो ये लड़की इस तरफ चली जाएगी, ये एंगल 30 डिग्री का है। ध्यान रखना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलता है तो नॉर्थ से ईस्ट में एंगल लेते हैं, अगर नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलता तो ईस्ट से नॉर्थ में एंगल लेते हैं। ऐसा हम लेक्चर 1 में कर चुके हैं। तो लड़की पहुंच गई इधर, इस पॉइंट पे आ गई, और ये जो रेड लाइन है ना, इसकी वैल्यू है आपकी कितना, 3 किलोमीटर। यानी ये रेड लाइन की वैल्यू कितनी है, 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर वो लड़की चलती है। इसको बोलता हूं ओ, इसे बोल देता हूं मैं सपोज करो पी पॉइंट, और इसे बोल देता हूं सपोज करो मैं क्यू पॉइंट, कि लड़की अब क्यू पॉइंट पे आ गई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे इसने कहा है डिटरमाइन गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट टू डिपार्चर। यानी लड़की ने यहां से स्टार्ट किया था और वो कहां पर पहुंच चुकी, क्यू पॉइंट पे, तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। याद करो, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी लड़की यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां गई, वो डायरेक्ट चाहती तो यहां पर भी पहुंच सकती थी, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। एक्चुअली में वो पहले ओ से गई पी पर, पी से गई वो क्यू पर। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डिस्टेंस, लेकिन ये ओ क्यू है ना, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये ओ क्यू हमें बताना है, ओ क्यू वी नीड टू फाइंड। तो बड़े ध्यान से इधर देखना कैसे कैसे क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा मैं इसको जगह बना लेता हूं, ये मेरा ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट, दिस इज ईस्ट। ठीक है जी, यहां से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं इसे। तो भाई बाय ट्राइंगल लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ याद आ रहा होगा, इसमें ट्राइंगल लॉ बनेगा। कहां पढ़ा था हमने, लेक्चर नंबर 1 में। तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग मैं इसको देखो ऐसे बोल सकता हूं कि जो ओ क्यू वैक्टर है ना, वो होगा ओपी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर के। भाई देखो ओ क्यू यानी ये प्लस ये इज इक्वल टू ओ क्यू होगा, ये बोलता है ट्राइंगल लॉ। ओपी वेक्टर मेरा कितना है, ओपी वेक्टर मेरा -4 है, तो बोलूंगा -4 और आई कैप। आई कैप क्यों, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है,
तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव होगा वहां पे आई काम करेगा, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। प्लस अब है पी क्यू, पी क्यू मेरा ये है, पी क्यू एक एंगल पे मूव हो रहा है 30 डिग्री पे। तो जब भी एंगल पे मूव होता है तो याद रखना है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, वो वेक्टर बनता है। दोबारा बोलो, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, जो हमने इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में यूनिट वेक्टर निकालना सीखा था। लेकिन पी क्यू की वैल्यू देखो 3 है, तो यहां पे रखो 3 और यहां लिखो कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप। ये पी क्यू की वैल्यू है, बड़े ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत हो जाना। ओपी की जगह माइनस का 4i और पी क्यू की जगह ये वाला वेक्टर है। 3 मतलब मैग्नीट्यूड हो गया इसका, क्योंकि ये अपने आप में यूनिट वेक्टर होता है। देखो इतना, ये अपने आप में यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ऐसा वेक्टर बन गया जिसका मैग्नीट्यूड 3 है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जब यूज किया जाएगा जब भी आपको एंगल दिया होगा। ओके, अच्छा अब इसमें ट्विस्ट आएगा। देखो ये पूरा एंगल 90 का है, यहां से लेके यहां तक। अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं तो ये एंगल 90 का बन रहा है। देखो ये वाला है ना, इस लाइन के साथ ये एंगल 90 का है। ये कितने का है 30, तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री का। तो हमेशा आपको ना जमीन वाला एंगल लेना है जो जमीन से जुड़ा हुआ हो। ये तो हवा हवा में, आपको ये वाला एंगल लेना है 60 डिग्री। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 4i प्लस का 3 कॉस 60 डिग्री आई कैप साइन 60 डिग्री जे कैप। ठीक है, अब डाल दो इनकी वैल्यू, माइनस का 4 3 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है आई कैप, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है जे कैप। 3 से होगी इसमें मल्टीप्लाई और एलसीएम मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आने वाला है, क्योंकि ये हो जाएगा 3/2i और ये कितना है माइनस का 4, तो 2 4 8, ये हो जाएगा माइनस का 5/3 आई कैप और ये आपका मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 3√3 जे कैप। ये मेरा आंसर रहेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, यही आपकी डिस्प्लेसमेंट है। मैग्नीट्यूड इसने पूछा नहीं है, अगर पूछता तो हम मैग्नीट्यूड भी इसका निकाल सकते थे, अंडर रूट स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल यूज है वेक्टर का, इसे ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गए 4 और 5। ठीक है, 2 क्वेश्चन है 4 और 5। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 बहुत ईजी है, ध्यान से देखो। इसने कहा है फाइंड वैल्यू x फॉर विच समथिंग इज यूनिट वेक्टर, यानी इसका नाम दे देते हैं कुछ, है ना, ए वेक्टर बोलते हैं इसको। और इसको देखो ऐसे बोलो, xi प्लस xj प्लस xk, ऐसे बोलो इसे, यानी जो x है ना उसे कर दो अंदर मल्टीप्लाई। इसने कहा है ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 होता है। और यूनिट वेक्टर आपको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर x का स्क्वायर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, 3 अपॉन में स्क्वायर उधर और प्लस माइनस। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना था। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो फोर्थ क्वेश्चन में इसने कहा है कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी है। फोर्थ क्वेश्चन में इसने कहा हुआ है कि a वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम है। ठीक है जी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसने कहा है इज इट ट्रू, इसने पूछा है हमसे क्या ये बात सच है, a का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड। तो ये बात हमें ढूंढनी है कि ये सच है या नहीं, जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ऐसे, इसकी मल्टीप्लाई ना इसी के अंदर कर दो, यानी ऐसे करके, ऐसे लिखो वी कैन राइट, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए मॉड्यूलस, क्योंकि आंसर में क्या है मॉड्यूलस। और आपको पता है ए का मॉड्यूलस जब आएगा जब ए की डॉट ए में होगी, याद है ना, ए डॉट ए मॉड्यूलस का स्क्वायर, बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी मॉड्यूलस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए इसी की डॉट इसी में कर दी जाती है, लाइक दिस। लेफ्ट हैंड साइड की डॉट लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड की डॉट कर दो राइट हैंड साइड में, मतलब इक्वेशन 1 की डॉट इक्वेशन 1 के अंदर हमने कर दी। ऐसा हम कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें बनाना है इधर मॉड्यूलस, ए की डॉट ए में होगी तो आएगा ए मॉड्यूलस का स्क्वायर, यहाँ कर दो अंदर मल्टीप्लाई, बी की बी में होगी तो बी मॉड्यूलस का स्क्वायर, बी की सी में होगी तो बी डॉट सी की बी में होगी सी डॉट बी, सी की सी में होगी सी मॉड्यूलस का स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप ए मॉड्यूलस स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया जी बी मॉड्यूलस स्क्वायर और ये हो गया सी मॉड्यूलस स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया 2 टाइम्स बी डॉट सी। रीजन बताओ क्यों भाई, बी डॉट सी बोलो सी डॉट बी बोलो, बात एक है, क्योंकि डॉट अपने आप में कॉमोटेटिव होता है। तो मैंने इन दोनों को पहले लिख दिया और इन दोनों को कंबाइन करके एक बार 2 बार हो गए। अब याद करो डॉट मतलब आपको ना पूरे में चाहिए मॉड्यूलस, यहां बन चुका, यहां बन चुका, यहां बन चुका, यहां पर नहीं है, ये सी वेक्टर है भाई, यहां पर नहीं है। तो याद करो डॉट का फॉर्मूला, ये है ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर
ये है b मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये है c मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और देखो 2 टाइम्स, ठीक है, मैं यहाँ जगह नहीं बची तो मैं लिखता हूँ नीचे, यहाँ पे 2 टाइम्स, ये क्या है b डॉट सी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है b मैग्नीट्यूड, c मैग्नीट्यूड और cos थीटा। याद है ये लेक्चर नंबर 2, याद करो a डॉट b क्या होता था, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा, ठीक है, डॉट में हमेशा cos आता है। बात आती है सर ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ना पूरे में मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड बनाने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ चुका है, अब यहाँ आ गया थीटा। अब देखो यहाँ पर आपको 2 बातें सोचनी है जो इसने बात दी हुई है, मैं इस बात को रब कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है, जब तक आप इसको अच्छे से समझ लो। हाँ जी गाइस, तो देखिए मैंने बना दी इधर जगह। आपको लेके आना है क्या, आपको ये लेके आना है a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड और c मैग्नीट्यूड। इसने आपसे पूछा है क्या ये बात सच है ऐसा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर बात टिकी हुई है cos थीटा के ऊपर, तो यहाँ बना दो आप केस। सपोज करो व्हेन, अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, सपोज करो थीटा 0 हो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस c मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2b मैग्नीट्यूड और c मैग्नीट्यूड, और cos 0 की वैल्यू सोचो, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 डिग्री 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यानी अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा, cos 0 डिग्री 1 हो गया इसलिए वो गायब हो गया। इसके बाद देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ b मैग्नीट्यूड प्लस c मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, है ना। देखो अगर ये ओपन होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, स्क्वायर से स्क्वायर हो गया कट, तो ये आ गया इस तरह से b प्लस c, ऐसा आ गया। और देखो ये वही एक्सप्रेशन आ गया जो हमें चाहिए, ये हमें प्रूफ करना था, है ना। तो क्या प्रूफ हुआ इससे कि ये जब पॉसिबल है, यानी ये रिजल्ट आ सकता है लेकिन जब ही आएगा जब थीटा की वैल्यू 0 हो। तो आप यहाँ पे इधर लिख दो कि दिस इज पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये कंडीशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। गाइस 2 क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। एक वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस। देखो रिजल्टेंट का मतलब होता है सम कर देना, है ना। इसका मतलब यूनिट वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, सॉरी यार यूनिट वेक्टर नहीं, वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और पैरेलल होना चाहिए वो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस। रिजल्टेंट का मतलब होता है सम। तो उसका हिंट देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6 का। पहले आप निकाल दो रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट आप पहले निकाल दो, उसका नाम दे दो सी वेक्टर, उसको नाम दे दो जो इन दोनों का सम होगा a प्लस बी का। ए वेक्टर आपको दिख ही रहा है, बी वेक्टर आपको दिख ही रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो आई में, जे में, के में ऐड होने के बाद कुछ ऐसा आएगा। अब निकाल दो इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको निकालना आता ही है, वेक्टर के अपॉन में मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये निकालने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा 3i प्लस जे, और यहाँ इसका मैग्नीट्यूड होगा 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। ये तो बन गया यूनिट वेक्टर इसका, है ना। अब इसने कहा है वेक्टर हमें बताना है विद मैग्नीट्यूड कितना मांग रहा है इसने 5, और पैरेलल किसके पैरेलल, सी वेक्टर के पैरेलल, है ना, क्योंकि रिजल्टेंट का नाम मैंने सी रख दिया। तो देखो पैरेलल का मतलब ये है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, जो वेक्टर में निकाल रहा हूं उसकी डायरेक्शन वही रहेंगी जो इसकी डायरेक्शन है, तो ये मतलब है। तो उसको नाम दे दो कुछ भी, ए बी सी तो ऑक्युपाइड है, डी नाम दे दो कि डी वेक्टर इज इक्वल टू 5 और सी कैप, मतलब जो सी कैप है इस पर 5 ही कर दो मल्टीप्लाई। ऐसा कुछ हम लेक्चर नंबर 1 के अंदर कर चुके हैं, याद करो। एक वेक्टर निकालना होता था जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो विद द डायरेक्शन या इन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना के मल्टीप्लाई करते थे। लेक्चर नंबर 1 अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी इस लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि ये मिक्स्ड है। तो 5 रहेगा ऐसे ही, सी कैप आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज 3i प्लस जे, अपॉन में कितना है रूट का 10, कर दो मल्टीप्लाई तो 15i और ये 5j और अपॉन में रूट 10। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ओके, रिजल्टेंट का मतलब एडिशन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 7 हमारे सामने आ गया, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसने लिखा है a इतना है, b इतना है, c इतना है, ठीक है। फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर 2a माइनस b प्लस 3c, ठीक है। तो एक वेक्टर हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 7 है।
उसका नाम डी रख दो क्योंकि ए बी सी तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। वो होगा 2a वेक्टर, ठीक है, माइनस का b वेक्टर प्लस का 3 और c वेक्टर। तो 2 ऐसी रहेगा, a हमें मालूम है, b हमें मालूम है, 3 ऐसी, c मालूम है। सब कुछ इसके अंदर पुट कर दो। सब कुछ पुट करने के बाद जो d वेक्टर निकलेगा ना आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन, वो आएगा 3i माइनस का 3j और प्लस का 2k, ये आएगा। अब इसने कहा यूनिट वेक्टर बताओ पैरेलल टू दिस। अब इस पैरेलल का मतलब समझ लो, वो बोलता है यूनिट वेक्टर बताओ पैरेलल टू दिस, है ना। या तो बोलेगा पैरेलल या बोलेगा इन द डायरेक्शन। याद करो लेक्चर नंबर 1, इन द डायरेक्शन या फिर पैरेलल। तो इन द डायरेक्शन या पैरेलल बोले तो उसका मतलब होता है कि जो आंसर निकलने वाला है उसका ये प्लस माइनस प्लस सेम रहेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ये मतलब है इसका बस। तो यूनिट वेक्टर तो अब आपको निकालना आता ही है, उसमें तो आप परफेक्ट हो। यूनिट वेक्टर आपको निकालना है जिसे कहा जाएगा डी कैप। कैसे निकलेगा? वेक्टर के अपॉन में मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आप खुद सॉल्व करें, अपने आप करें। इसका मैग्नीट्यूड आएगा √22। ओके, हिंट दे दिया है मैंने, खुद करना है इसे। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। तो ऐसा कुछ हम वीडियो नंबर 1 और 2 में हमने देखा था ऐसा, ठीक है। तो वही आ गया भाई, मिक्स्ड वीडियो है तो सारे कॉन्सेप्ट तो वही होंगे। कॉन्सेप्ट कोई नहीं आ रहा इसके अंदर नया, कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, बस क्वेश्चन नए आ रहे हैं। आर कोलिनियर एंड फाइंड रेशियो इन विच बी डिवाइड ए सी। तो भैया पहले तो प्रूफ करना है हमें कोलिनियर, उसके बाद रेशियो निकालनी है, बी ने डिवाइड किया ए सी को, ठीक है जी, इट्स ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो देखो आपको इसमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए मैंने आपको कहा था पहले आप निकालो ए बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर आपको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, i j के लगाते रहते हैं। तो ये आपका आएगा 4i प्लस 2j प्लस 6k, ठीक है, देख लेना ऊपर। अब निकालो इधर क्या? ए सी वैक्टर, हमेशा इनिशियल पॉइंट सेम रखते हैं, ना भी रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। निकालो जी ए सी, मतलब सी वाले में से ए पॉइंट लेस हो जाएंगे, तो इसका आ जाएगा आपका 10i, ठीक है, 5j और 15k। देख लो भाई, x2 माइनस x1, सी के x कोऑर्डिनेट में से a का x कोऑर्डिनेट माइनस हुआ तो 10 ही तो आएगा। बोलो 11 में से 1 गया 10, इस टाइप से आएगा। अब देखो हम निकालेंगे इधर a1 अपॉन a2, है ना, यानी 4 अपॉन 10, यानी ये हो गया 2 अपॉन 5। ओके, फिर निकालो आप इधर b1 अपॉन b2, यानी j के कोफिशिएंट 2/5। फिर निकालो c1 बाई c2, यानी k के कोफिशिएंट 6/15, कट करूंगा 3 से तो 2/5 आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम अबव, ऊपर से मैंने देखा कि a1 अपॉन a2 का रिजल्ट बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये पॉइंट्स कैसे हो गए? कोलिनियर हो गए। क्यों? क्योंकि सारे प्रपोर्शनल है, सबका आंसर 2/5 आ रहा है। तो ये तो हो गया पहला पार्ट, ठीक है। अब निकालना है रेशो। अब मैं इसे रब कर रहा हूं और रेशो निकाल के दिखाऊंगा आपको। देखिए जी, अब निकालते हैं इसके अंदर रेशो। तो देखो इसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसने कहा है कि ए पॉइंट मुझे मालूम है ना 1 है, -2 है, माइनस का 8 है, ठीक है, और सी पॉइंट भी मुझे मालूम है 11 है, 3 है और 7 है। इसने कहा बीच में कहीं बी पॉइंट है, भाई जो बोलेगा बीच में वही पॉइंट रखा जाएगा। इसने कहा बी डिवाइड कर रहा है ए सी को, तो इसलिए ए सी के साथ मैंने बी रखा। अगर ये बोलता ना ए बी को डिवाइड कर रहा है सी, तो सी रखता बीच में। तो जैसा देश वैसा भेष, सी बी पॉइंट है 5, 0 और माइनस का 2। रेशो जब भी निकालेगा तो आपको मालूम है k:1 मानते थे रेशो, ये तो आप 10th क्लास से सीखते आ रहे हो कि जब भी रेशो पूछता है तो k:1 लेट करते हैं। तो लिख दो यहाँ लेट रिक्वायर्ड रेशो, ठीक है, इज इक्वल टू k:1। तो ये आपने लिख दी इधर रेशो जो आपको चाहिए, ठीक है। अब लगा दो इसके अंदर फॉर्मूला इंटरनल वाला, ठीक है, इंटरनल वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हुआ करता था? देखो ये अपने आप में एक वेक्टर है, सॉरी पॉइंट है, अपने आप में एक पॉइंट है। तो जब पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे इस तरह से OB। ध्यान रखना, पॉइंट को जब, जैसे इसका नाम B है और मैं इसको वेक्टर में लिखना चाहूंगा तो इसका नाम OB हो जाएगा, इसका नाम OA, इसका नाम OC। O क्या होता है? ओरिजिन, ठीक है। तो जब भी किसी कोऑर्डिनेट को वेक्टर में लिखते हैं और अगर उसका नाम B है तो OB हो जाता है, P है तो OP हो जाता है, Q है तो OQ हो जाएगा, O या ओरिजिन होता है। तो OB वेक्टर इज इक्वल टू, मैं लगा रहा हूं फॉर्मूला इंटरनल वाला, सेक्शन फॉर्मूला, याद है क्या फॉर्मूला था? M, ठीक है, और OC वेक्टर प्लस N और OA वेक्टर और अपॉन में आएगा M प्लस N। ये लगा दिया मैंने फॉर्मूला इंटरनल का, ठीक है। आपको याद होगा रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू M, अगर ये M है तो ये बाद वाला वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये N है तो ये पहले वाले वेक्टर के साथ। लेक्चर नंबर 1 में हम ये चीज सारी देख चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है,
लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 की सारी बात रिपीट हो रही है। अब डालो जी इसके अंदर वैल्यूज, डालते हैं इसके अंदर वैल्यूज। ओ बी ये है 5i, ठीक है, 0j और माइनस का 2k बन गया जी। m तो k है। ओ सी ये है 11i, 3j और 7k, ठीक है, प्लस जगह नहीं बच रही उधर। n की वैल्यू कितनी है 1, तो नो नीड टू राइट। ओ ए ये उधर देखो जगह नहीं बच रही, तो मैं थोड़ा यहां लिख रहा हूं नीचे की तरफ। ये हो जाएगा i माइनस का 2j और माइनस का 8k और अपॉन में इसके m प्लस n यानी k प्लस 1, इस तरह से ये आएगा, ठीक है। अब कर दो इधर मल्टीप्लाई वगैरह, थोड़ा जगह बना लेते हैं इधर ऐसे करके। तो ये कितना है 5i और ये 0j और माइनस का 2k, ठीक है। ये हो जाएगा देखो k की मल्टीप्लाई इसमें और ये भी क्या है i, तो i वाले एक साथ और जे वाले एक साथ और अपॉन में जो चीज है ना k प्लस 1 ये पूरे के अपॉन में जाएगी। तो मैं देखो ऐसे करके बोल सकता हूँ 11ki और ये i, तो ढंग से बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा 11k प्लस 1 और i, ठीक है। और फिर j वाले 3 लैम्डा माइनस 2, ओहो 3k बोलूंगा यार, लैम्डा कहां से आ गया, 3k माइनस 2 और j, k वाले 7k और माइनस का 8 और k, ठीक है। ये k वो है जो मुझे निकालना है और ये k कैप है। अपॉन में k प्लस 1 इसके अपॉन में भी जाएगा, इसके अपॉन में भी जाएगा और इसके अपॉन में भी जाएगा, क्योंकि k प्लस 1 तो पूरे के अपॉन में, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं उसको यहां से रब थोड़ा सा, क्योंकि आई नीड सम स्पेस। ये हो गया जी रब। अब कर दो आप इसे कंपेयर, ठीक है। देखो ना आई वाला पोर्शन कंपेयर होगा आई वाले से, जे वाले से, के वाले से, किसी एक को। तो देखो ये मुझे ज्यादा इजी लग रहा है ये वाला, इससे कंपेयर कर देते हैं। सबको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को जो भी इजी लगे। तो 0 वाला ज्यादा इजी था तो मैंने कंपेयर कर दिया, यहां लिखा मैंने ऑन कंपेयरिंग। तो जे के साथ 0, उधर क्या है 3k माइनस 2 अपॉन में क्या है k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो रेशो आ गई भाई साहब आपकी, क्या निकल के आ गई रेशो। तो रेशो जो आई है निकल के वो आ गई 2:3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरह से अप्रोच आपको यूज करनी थी। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसने कहा है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। पोजीशन वेक्टर का मतलब पॉइंट, कोई पॉइंट है आर वो बताना है, विच डिवाइड लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू को आर ने किया यहाँ पर डिवाइड, ठीक है जी। हुज पोजीशन वेक्टर आर दिस एंड दिस। पी का पॉइंट है 2a प्लस बी और क्यू का पॉइंट है a माइनस 3b एक्सटर्नली। ओहो, मतलब ये जो आर है ना ये एक्सटर्नल है, पी और क्यू के बीच में नहीं है, पी और क्यू के साइड में। अब देखो ट्विस्ट आ गया। अब आगे देखो इसने लिखा है इन द रेशियो 1:2, ये हो गया m और 1। ऑल्सो आगे देखो इसने कहा शो करो p मिड पॉइंट है आर क्यू का, p मिड पॉइंट है आर क्यू का, यानी यहाँ पे ट्विस्ट आ गया। देखो ट्विस्ट इसके अंदर ये है, यानी ये बनाया मैंने इधर डायग्राम, ठीक है। इसने कहा है p मिड पॉइंट है आर क्यू का, तो p तो ले लो बिल्कुल बीच में, ये तो हो गया p, तो ऑफकोर्स q हो गया ये, और ये हो गया आपका r। तो देखो पी क्यू के बाहर है r, ये पी क्यू है ना, पी क्यू के बाहर है, एक्सटर्नल है r। यही क्यों लिया मैंने r, अगर मैं r यहां लेता तो p को मिड पॉइंट भी तो बनाना है, दो बातें इसने कही हुई है। तो इस तरह से आपको डायग्राम देखना है। और रेशो आपकी 1:2 इसने बोली हुई है, दी हुई है। इसमें आपको p वेक्टर दिया हुआ है, p पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2a प्लस बी करके, और q आपको दिया हुआ है a माइनस 3b करके। इस तरह से डेटा आपने लिख दिया और ये आपको फाइंड करना है, निकालना है। इसके बारे में जानकारी आपके पास नहीं है, ठीक है। तो भाई ये क्या है m, ये क्या है n, ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर। तो पहला पार्ट तो मैं यहां पर निकाल देता हूं, ओ आर वेक्टर, ये आर है तो मैं इसको बोलूंगा ओ आर। याद है ना किसी पॉइंट को अगर वेक्टर बोलना होता है तो ओ आर बोलते हैं। तो एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगाया जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल वाला, ठीक है ना। ये क्या है m, ये क्या है n, ये क्या है a वेक्टर, ये क्या है b वेक्टर। तो एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला इसके अंदर आप लगा दो, लगाओ जी। फॉर्मूला होगा m, इसके साथ ओ क्यू वेक्टर। किसी पॉइंट को, इसका नाम q है, अगर वेक्टर में लिखोगे तो o लगा दोगे, ओ क्यू वेक्टर। माइनस आता है एक्सटर्नल में, माइनस, ठीक है। यहाँ आएगा n और OP वेक्टर। भाई ये और ये दिए हुए है ना, इसकी हेल्प से हमें ये निकालना है, ये एक्सटर्नल है मतलब कहीं बाहर है, और अपॉन में आता है m माइनस n, ठीक है जी। m कितना है, m 1 है। OQ कितना है, OQ मेरा ये रहा a माइनस का 3b, ठीक है।
माइनस एन कितना है 2 है, ओपी कितना है ये है 2a प्लस बी, ऑल राइट, अपॉन में m माइनस एन यानी 1 माइनस 2। ठीक है, अब कर लो इसको सॉल्व। तो सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उधर, सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 3a प्लस 5b, ये आंसर आएगा। तो दिस इज योर रिजल्ट, एक आंसर आपका आ चुका। अब देखो सेकंड पार्ट इसने कहा है कि शो करना है p मिड पॉइंट है आर क्यू का, यानी टू प्रूफ में हमें ये लाना है कि p इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। तो मिड पॉइंट निकालो आर और क्यू की हेल्प से, आंसर ये आना चाहिए। तो मिड पॉइंट आपको निकालना आता ही है, कैसे निकालते हैं, ओ आर प्लस ओ क्यू को ऐड करके और 2 से करना है आपको डिवाइड। ओ आर आ चुका है हमारे पास, ये हमारा ओ आर वेक्टर है, ओ क्यू ये रहा, इन दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे तो रिजल्ट ये आना चाहिए। अगर ये आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। ओ आर हमारे पास है कितना 3a प्लस 5b, अब ये भी आया है, और ओ क्यू हमारे पास कितना है, ये रहा, ये है a माइनस का 3b, अपॉन में कितना है, अपॉन में 2 है। चलो जी, 3 और a 4 हो गया, और 5 में से गया 3 तो 2 हो गया, यानी ये हो गया आपका 4a और ये हो गया आपका 2b, अपॉन में कितना है 2 ऊपर से ले लो कॉमन, और 2 ये रहा, 2 से 2 हो गया कट, बचा कितना 2a प्लस b, और देखो वही रिजल्ट आ गया, यानी ये क्या बन गया, ये बन गया OP। तो हैंस प्रूफ हो गया कि OP P आर क्यू का मिड पॉइंट है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, इसने कहा द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी आ गया है ना। पैरेललोग्राम आपके सामने ऐसे बनता है, ये इसकी दो एडजेसेंट साइड इसने खुद ही दे दी, पहले को बोल दो a, दूसरे को बोल दो b। तो a की वैल्यू को आप बोल दो 2i माइनस 4j प्लस 5 के, और b की वैल्यू को बोल दो i माइनस 2j माइनस 3 के। क्वेश्चन में दी हुई है, आगे पढ़ो किसने क्या लिखा है। इसने कहा यूनिट वेक्टर बताओ पैरेलल टू डायगोनल। ये जो बोलते हैं ना पैरेलल, इसकी बात का मतलब समझ लो, या तो बोलेगा पैरेलल या बोलेगा इन द डायरेक्शन, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में डायगोनल है उसी डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर बताना है। तो इसका मतलब डायगोनल का ही यूनिट वेक्टर बताना है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, अगर आपसे बोले ना कि इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, तो इसका मतलब सी का यूनिट वेक्टर बताना है। आपसे अगर बोले इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, तो ए और बी को पहले जोड़ लो, उसका यूनिट वेक्टर बताना है। आपको अगर बोले समथिंग माइनस समथिंग माइनस समथिंग का यूनिट वेक्टर, तो पहले समथिंग माइनस समथिंग निकाल लो और उसका फिर यूनिट वेक्टर बता दो, ये मतलब है इसका। तो देखो ये इसका हो जाएगा डायगोनल, है ना, इसको सी बोल देते हैं, रिजल्टेंट। तो पहले सी वेक्टर आप निकाल दोगे, कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी को अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। तो ए और बी को आप जोड़ लोगे, ए और बी को जैसे ही आप जोड़ोगे तो आपका जो सी वेक्टर आएगा ना वो कुछ ऐसा आएगा 3i माइनस का 6j और प्लस का 2k। ठीक है, तो आप इसका यूनिट वेक्टर तो बता पाओगे क्योंकि इसने यूनिट वेक्टर मांगा ना डायगोनल का, पैरेलल टू डायगोनल मतलब डायगोनल का ही मांगा है। ठीक है, तो सी कैप कैसे निकालते हैं, वेक्टर के अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो ये खुद करना है, कंप्लीट योर सेल्फ, अपने आप पूरा करना है, आपका लेवल इतना तो आ ही चुका है। इसके बाद इसने कहा है फाइंड एरिया। एरिया के लिए किसने कहा है, तो एरिया आपको याद होगा एडजेसेंट साइड का क्रॉस निकालते हैं, क्रॉस के लिए डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसके बाद जो क्रॉस निकल के आएगा ना उसका निकाल देना मैग्नीट्यूड, और आंसर लिख देना स्क्वायर यूनिट में। तो ये भी आपको खुद करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप पूरा करें और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखें। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11 इसने कहा है शो दैट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू OX, OY एंड OZ आर दिस। ठीक है जी, इट्स ओके। तो आपको मालूम है ना, इसने देखो क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है। इसने कहा है इक्वली इंक्लाइंड, मतलब जो L है ना वो M के और N के इक्वल होगी। भाई जब भी बोलते हैं ना DC, तो DC को तो LMN बोलते हैं, तो ये सारे इक्वल होंगे। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। आपको रूल मैंने एक बताया था, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। ये इनका रूल होता है कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। मैंने इसका प्रूफ भी आपको बताया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर ऐसा कुछ था। तो देखो LMN सारे इक्वल है, तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ L² प्लस L² इज इक्वल टू 1। अरे M की जगह L डाल दिया, N की जगह L, क्योंकि सारे इक्वल है। तो ये आपका हो गया 3L² इज इक्वल टू 1, और ये हो गया L² इज इक्वल टू 1/3, और L हो गया आपका 1/√3 ओनली प्लस। बात आती है ओनली प्लस क्यों, माइनस क्यों नहीं, क्योंकि देखो इसने कहा है OX। देखो अगर ये मैं ऐसे करके आपको बना के दिखाऊं, तो ये देखो ये X है, ये Y है और ये Z है। OX ये पॉजिटिव X एक्सिस है,
नेगेटिव अगर होती तो ओ एक्स डैश होता, ओ एक्स डैश इस साइड होता, देखो नेगेटिव एक्सिस, ये देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इस साइड होती नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, नीचे की तरफ होती नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसने बोला है ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, इसलिए हमने लिया है पॉजिटिव। तो भाई जो एल है वही एम है वही एन है, तीनों की वैल्यू 1/√3 आ गया, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी था, 1 मार्क्स में आ जाता है एग्जाम में। गाइस क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, बड़े ध्यान से सीखना। और इसी क्वेश्चन में आपको एक नया ट्विस्ट, एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। हालांकि वो 10th क्लास में था, बट यहाँ थोड़ा डिटेल में मिलेगा। 10th क्लास में 2 वेरिएबल में था, यहाँ पे 3 वेरिएबल में। तो पहले देख लो क्वेश्चन। इसने ए वेक्टर दिया हुआ है, ऊपर लिखा है i + 4j + 2k, बी वेक्टर 3i - 2j + 7k, सी वेक्टर 2i - j + 4k। तो ये सब आपको दिख रहा है, नो इश्यू। इसने कहा डी वेक्टर बताओ, तो पहले तो भाई डी का नाम लिख लो। डी वेक्टर मान लो आप क्या, d1i, ठीक है, d2j और d3k, ऐसा कुछ डी वेक्टर होगा। बाकी मैंने ABC यहाँ लिखे नहीं है, वो ऊपर आपको क्वेश्चन के अंदर दिख रहे हैं, आप देख लो वहां से। इसने कहा है डी वेक्टर बताओ, ठीक है, मैंने डी वेक्टर का नाम इसे दे दिया, इसे फर्स्ट बोल देता हूं मैं, ओके। और डी वेक्टर मुझे बताना है, और इसने कहा है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। पहली कंडीशन बड़े आराम से, इसने कहा है डी वेक्टर जो है ना, जो डी वेक्टर मुझे निकालना है ये परपेंडिकुलर है ए के साथ। इतनी बात देखो, इतनी बात देखते ही हम समझ गए कि डी का डॉट अगर ए में होगा तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि जब भी कोई वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट 0। डी वेक्टर ये रहा और ए वेक्टर ऊपर आपको दिख रहा है, दोनों की डॉट कर दी जाए। डॉट मतलब आई के कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई आई में, मतलब d1 की मल्टीप्लाई 1 में, d2 की 4 में और d3 की 2 में ऊपर, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये आपका क्योंकि i डॉट आई तो 1 हो जाता है ना, तो ये आपका बन जाएगा d1 + 4d2 + 2d3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगली कंडीशन, इसने कहा है कि डी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के साथ, ये भी इसने बोला हुआ है। इस कंडीशन को देखते ही डी की डॉट अगर बी में होगी तो आंसर क्या आएगा, 0। अब कर दो डी की डॉट बी में, बी कितना है 3i - 2j + 7k, तो वही ijk की ijk में, तो आपका आ जाएगा 3d1 - 2d2 + 7d3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आगे देखो, इसने कुछ बोला हुआ है, इसने बोला सी डॉट डी इज इक्वल टू 15 है। यहां तो नंबर दे दिया कि सी की डॉट अगर डी में होगी तो 15 आएगा। चलो जी सी की डॉट कर दो डी में, सी कितना है 2i - j + 4k, डी कितना ये रहा, तो ये आपका बन जाएगा कितना 2d1 - d2 + 4d3 इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है। तो सारी कंडीशन हो चुकी, हमें बताना है डी। अब यहाँ पे ट्विस्ट देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं बोल रहा हूं बार बार। देखो 2 इक्वेशन है, इक्वेशन तो वैसे 3 है, इसका एक मेथड और भी है कि आप इन सब में एलिमिनेशन लगाओ, ये करो वो करो, लेकिन मैं आपको एक मेथड इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि वो 3D में काम आएगा, 3D में काम आएगा, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से सीखना। पहले मेरी बात सुनो, देखो 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, d1 d2 d3, 3 अननोन वेरिएबल है। ये भी देखो 2 इक्वेशन है, ये मतलब एक इक्वेशन ये और एक ये, दोनों मिला के 2 हो गई, और 3 वेरिएबल है d2 d3 d1 d2 d3। अब मेरी बात सुनना, जब जब 2 इक्वेशन होंगी 1 और 2, देखो ये 1 और ये 2, ठीक है, नाम पे मत जाना, मैं वैसे ही एक बात बता रहा हूं कि जब जब आपके पास 2 इक्वेशन होंगी और इक्वल में 0 होना चाहिए उनके, देखो इक्वल में 0, इक्वल में 0, और वेरिएबल होने चाहिए 3, देखो 3 वेरिएबल हैं d1 d2 d3, d1 d2 d3। एक बार फिर सुन लो, जब जब 2 इक्वेशन होंगी, इक्वल में 0 होगा और 3 वेरिएबल होंगे, तब तब एक मेथड आता है, ठीक है, क्रॉस मेथड, उसको देखते हैं। अब मैं इसे रब कर रहा हूं और मैं आपको बताता हूं पूरा मेथड, बड़े ध्यान से इसको नोट कर लेना, काम आएगा 3D के लिए। 3D के लिए अभी से बैकग्राउंड हो गया आपका तैयार। तो देखो जी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कैसे लगता है, ऐसे लिखता है, ऑन सॉल्विंग, ठीक है, ऑन सॉल्विंग, सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को, मतलब उन इक्वेशन को आपको उठाना है जिसके अंदर इक्वल में 0 है और 3 वेरिएबल है। तो देखो ऐसे लेना है, पहले लेना है d1 इज इक्वल टू, फिर लेना है d2 इज इक्वल टू, फिर लेना है d3, ठीक है। यहां लगाना है डिटर्मिनेंट का सिंबल, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखो बड़े ध्यान से सुन लेना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। यहां लिखा है d1, तो d1 और d1 छोड़ दो, मतलब d1 के नीचे d1 ही नहीं लेना, तो d1 का अगला कौन है d2, तो d2 के नीचे देखो कौन है 4, यहां कौन है -2, तो यहां लो 4 और -2, इस तरह से लेना है। एक बार फिर सुन लो,
अगर D1 लिखा है तो D1 को इग्नोर मारना है, इसका भी D1 इग्नोर गया, इसका भी D1 इग्नोर गया। स्टार्टिंग D2 से होगी, D2 का पहला 4, D2 का ये -2 कॉलम में लिखना है। इसके बाद D3 वाला 2 और ये कितना है 7, इसको भी कॉलम में लिखना है ऐसे। बात समझ में आ गई। अब आता है D2, D2 लिखा हुआ है तो D2 को इग्नोर मार दो, इसका भी D2 इग्नोर, इसका भी D2 इग्नोर। स्टार्टिंग होगी कहां से, D3 से। एडवांस D1 है स्टार्टिंग D2 से हुई, D2 है स्टार्टिंग D3 से होगी, ये गलती ना हो जाए, ध्यान रखना। स्टार्टिंग D3 से होगी तो साथ में क्या है 2, इसके साथ में क्या है D3 में 7, तो यहां पे आएगा 2 और 7, D3 हो गया। अब दोबारा D1 आएगा 1, क्योंकि देखो D2 के नीचे D3 और D1 आएंगे। D1 के साथ क्या है 1, इसके साथ क्या है 3, तो 1 और 3 आएगा। ठीक है, अगला आ गया, अगला क्या है D3, तो D3 में D3 नहीं आएगा, D3 से अगला कौन है, अगला तो है ही नहीं, तो रिपीट हो जाएगा D1 से, तो D1 से स्टार्टिंग होगी। इसके साथ क्या है 1, इसके साथ क्या है 3, कोएफिशिएंट लेंगे खाली 1 3, D1 हो गया। अब ले लो D2 4 और ये -2। बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, एक बार फिर सीख लो। देखो भाई अगर यहाँ पे D1 है तो D1 से स्टार्टिंग ना करके D2 और D3 के कोएफिशिएंट लिख लो। D2 इसका भी D2 पूरा एक कॉलम में, D3 इसका भी D3, D2 है तो D3 और D1 लिखो, D3 है तो D1 और D2 लिखो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये काम जब करना है जब दो इक्वेशन होंगी, इक्वल में 0 होगा और 3 वेरिएबल होंगे। एक बार और, दो इक्वेशन इक्वल में 0 और 3 वेरिएबल, तब ये काम आपको करना है। ठीक है, 3D के अंदर बहुत क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो यार इसका बैकग्राउंड अभी से रख लो तैयार। अब इसे नॉर्मली आप सॉल्व करते रहो, इसकी इसमें कर दो डिटरमिनेंट की तरह, जैसे चैप्टर नंबर 4 में हमने सीखा था। पहले करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, तो आ गया 28, या माइनस आना ही आना होता है, फिर करते हैं इसकी मल्टीप्लाई तो हो जाएगा +4, ब्रैकेट लगाए रखना। ठीक है, यहाँ करो 6 हो गया -7, ठीक है, यहाँ करो -2 हो गया -12, इज इक्वल टू से मान लो लैम्डा। ठीक है, लेट कर लो लैम्डा के इक्वल, मतलब इन सबका आंसर कुछ ना कुछ आएगा, और वो क्या आएगा हमें नहीं पता, तो इसलिए मैं लैम्डा मान लिया। तो D1 हमारे पास आ गया 32 लैम्डा, और D2 हमारे पास आ गया माइनस का लैम्डा, और D3 हमारे पास आ गया 14 लैम्डा। हमने कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, क्रॉस करके ऐसा कुछ आ गया। अब देखो क्या होगा, D1 D2 D3 हमारे पास आ चुके हैं, सारे पुट कर दो इसके अंदर, है ना, इसके अंदर, क्योंकि इक्वल में कोई नंबर है तो हमें लैम्डा मिल जाएगा। तो मैं इसको रब करके आपको दिखाता हूँ। हाँ जी गाइस, तो देखिए फ्रॉम फोर्थ, जो फोर्थ यहाँ लिखी हुई थी मैंने यहाँ पे दोबारा लिख ली, डाल दो वैल्यू, 2 ऐसी रहेगा। D1 की जगह क्या आएगा 32 लैम्डा, माइनस D2 की जगह माइनस लैम्डा 4, D3 की जगह -14 लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 15। तो जब ये वैल्यू सॉल्व होगी, सॉल्व होने के बाद लैम्डा की जो वैल्यू आएगी ना वो 5/3 आएगी। कैसे आएगी वो आपको मालूम है। ठीक है, सारे मल्टीप्लाई होकर लैम्डा लैम्डा एक तरफ, नंबर इसमें कट के 5/3 विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आ जाए, अब निकाल दो D1 कितना था 32 लैम्डा था, लैम्डा की वैल्यू 5/3 यहाँ पे कर दो पुट, तो आपका आंसर जो आएगा D1 का वो आएगा 160/3। D2 की वैल्यू कितनी थी माइनस लैम्डा, तो माइनस का 5/3 हो जाएगा, और D3 की वैल्यू कितनी थी जी, वो थी माइनस का 14 लैम्डा, तो लैम्डा पुट करो उधर 5/3, तो ये आ जाएगा माइनस का 70/3। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ना एनसीईआरटी के अंदर शायद गलत है, तो आप देख लेना। तो सब कुछ आ गया। नाउ अब लिख दो डी वेक्टर आपका क्या था, वो था D1i D2j और D3k, ये था डी वेक्टर। डाल दो जी इसके अंदर वैल्यूज, तो ये हो गया 160/3 i कैप, माइनस का 5/3 j कैप, माइनस का 70/3 k कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, पूरे वेक्टर के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, ये वाला, लेकिन 3D के अंदर ऐसे क्वेश्चन भरे हुए हैं बहुत, तो इसलिए ध्यान से सीखें। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आएंगे इसके ऊपर, इसका लॉजिक ध्यान रखना। दो इक्वेशन बराबर 0 और 3 वेरिएबल, तब ये मेथड लगता है। और D1 के नीचे D1 नहीं आएगा, D2 और D3, D2 के नीचे D3 और D1, D3 के नीचे D1 और D2। ठीक है, ध्यान से इसे देख लेना जरा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर देखिए जी 13, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर i + j + k विद यूनिट वेक्टर along the sum this and this is equal to 1, find the lambda। पहले पूरी बात जरा सुन लो ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा धोखा दे देगा आपको। इसने कहा है स्केलर प्रोडक्ट, पहले इसके नाम दे दो आप, देखो इनके ना नाम वगैरह नहीं दिए हुए, तो आप इनको इस तरह से लिख दो लेट करके, आप ना नेमिंग कर लो ताकि कंफ्यूजन ना आए। पहले वेक्टर का नाम रख दो i, a कैप,
ए वेक्टर दैट इज आई प्लस जे प्लस के, और दूसरे को बोल दो आप बी वेक्टर दैट इज 2i प्लस 4j माइनस का 5k, और तीसरे को बोल दो आप सी वेक्टर दैट इज लैम्डा आई प्लस 2j और प्लस 3k। बड़े आराम से देखना है ना, नेमिंग दे दी। अब सुनो, एक एक वर्ड का मतलब है। स्केलर प्रोडक्ट, इसका मतलब डॉट है ना, विद आई प्लस जे प्लस के, तो यहां लिखो गिवन, मतलब ए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, देखो डॉट, इसका स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए का स्केलर प्रोडक्ट डॉट, ठीक है, आराम से देखो। अलोंग द सम, नहीं, विद अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर यानी ए का स्केलर प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ, यूनिट वेक्टर, ठीक है, ऑफ सम, किसका सम, बी और सी का, बी एंड सी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 1 है। अब पढ़ लो भाई पूरा क्वेश्चन, और इसमें क्या है, लैम्डा बता दो, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आराम से एक बार दोबारा पढ़ो, मजा ना आ जाए तो कहना। इसने कहा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, यानी ए का स्केलर प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ बी और सी के, यानी बी और सी को पहले जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, बी और सी को जोड़ के यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, उस यूनिट वेक्टर का डॉट होगा ए के साथ, तो आंसर 1 आएगा। यूनिटी लिखा हुआ ना इसमें, देखो यूनिटी या इक्वल टू 1, तो लैम्डा निकालने के लिए कहा है। तो क्वेश्चन अपने आप में बड़ा खास है। तो बताओ ए वेक्टर कितना है, वो तो ये रहा आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, डॉट है ना, बी और सी को जरा जोड़ना है एक बार, बी और सी को, तो जोड़ूंगा तो आई को, आई कैप को आई कैप में, तो इसका आएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप, ये आएगा 6 जे कैप, ये आएगा 2 के कैप। ये मैंने देखो जोड़ लिया है ना, लेकिन मुझे जोड़ना नहीं है, मुझे इसका यूनिट वेक्टर भी चाहिए। तो ये वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर यानी इसके अपॉन में मैग्नीट्यूड, याद है ना, लेक्चर नंबर 1-2 में हमने देखा था, यूनिट वेक्टर जब भी निकालना है तो खुद के अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड रख देते हैं। तो बी और सी का सम हो गया, इसका यूनिट वेक्टर के निकालने के लिए इसी के अपॉन में इसी का मैग्नीट्यूड। तो आई के साथ वाले का स्क्वायर, ये देखो जी हो गया, जे के साथ वाले का स्क्वायर 36, ये 4 इज इक्वल टू कितना, 1 है। अब जगह कम बच रही है इसलिए मैं यहां कर रहा हूं। ये डॉट है, डॉट कर दो भाई, आई की आई में तो 2 प्लस लैम्डा बचेगा, आई से आई तो खत्म हो जाएगा, जे की जे में 6 बचेगा भाई साहब, के की के में माइनस का 2 बचेगा, अपॉन में जो ये चीज है ना, ये चीज देखो पूरे के अपॉन में इस तरह से, ये कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस में जाएगी तो अंडर रूट में ऐसा, इसे ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 40, ठीक है, स्क्वायर ये हो जाएगा 2 से 2 कट, लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी कितना, 4 लैम्डा, और कितना हो जाएगा ये 44 हो जाएगा, इज 40 है। अब कर दो जी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड और ओपन ओपन करने के बाद लैम्डा की जो वैल्यू आएगी ना वो 1 आएगी। तो ये मैंने लिख दिया डायरेक्ट, तो कैलकुलेशन आप खुद सीख लेना, आंसर इसका 1 आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन अपने आप सॉल्व करें, स्क्वायरिंग के बाद इधर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रूट से रूट हट के सब कुछ हटा के लैम्डा की वैल्यू 1। इसमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक बार फिर देख लो। इसने कहा ए वेक्टर का डॉट स्केलर प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ बी और सी के, तो पहले बी और सी को जोड़ा जिससे कि ये आया है ना, और इसका यूनिट वेक्टर इसी के अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका डॉट इसके साथ इज इक्वल टू 1, डॉट हमें करना आता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे रखा था लेकिन है इजी, ट्राई करो इसको अभी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है 6 मार्क्स के अंदर, बड़े आराम से देखना, पढ़ना, क्वेश्चन थियोरेटिकल है। कह रहा है एबीसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, है ना। इतनी सी बात देखते हम समझ गए कि ए का डॉट बी में करो, या बी का डॉट सी में करो, या सी का डॉट ए में करो, तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट 0 आता है। और इसने कहा म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ए बी सी आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसलिए इनका डॉट 0 आएगा। इतनी बात हमने लिख दी क्वेश्चन को पढ़ते ही। और इसने कहा है विद इक्वल मैग्नीट्यूड, और इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैं इसको लैम्डा बोल देता हूं, ठीक है, से लेट कर लेता हूं, मतलब इन तीनों का आंसर सेम है, इन तीनों का जो भी आंसर आएगा, कुछ भी आएगा वो सेम होगा। वो कुछ क्या होगा हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया लैम्डा होगा, तीनों का आंसर लैम्डा है, ये मान लिया हमने, ठीक है जी, ओके। तो इसने कहा शो दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए बी सी। इंक्लाइंड मतलब डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन मतलब एंगल, एंगल मतलब कॉस थीटा। भाई डायरेक्शन कोसाइन कॉस थीटा ही तो होता है, तो हमें शो करना है कि ए प्लस बी प्लस सी ए के साथ बी के साथ सी के साथ इक्वल एंगल बना रहा है,
ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना। तो पहले यहाँ लेट कर लो, एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए इज इक्वल टू अल्फा। आपने मान लिया एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड बी इज इक्वल टू बीटा मान लिया। एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड सी इज इक्वल टू गामा। ठीक है, इसने यही तो बोला हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी के साथ इक्वल एंगल बनाता है, तो ए प्लस बी प्लस सी और ए के बीच का एंगल अल्फा मान लिया, बीटा सी गामा मान लिया सबको। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। अब मैंने आपसे एक बोल रखा है कि जब भी एंगल की बात होगी, जब एंगल की बात होती है तो फॉर्मूला यूज होगा कॉस थीटा वाला। ठीक है, तो देखो एक वेक्टर ये रहा, इसका एंगल निकालना है इसके साथ, दो एंगल, दो चीजें तो हमें चाहिए, तो लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप लिखते रहो केस 1, इन दोनों के बीच का एंगल यानी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, डॉट, अरे वो लगाते हैं फॉर्मूला एंगल वाला, कॉस अल्फा, क्योंकि अल्फा है, इज इक्वल टू, यहाँ क्या आता है ए प्लस बी प्लस सी डॉट, क्या कर रहा हूं मैं, डॉट एक ए के साथ अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी का होल मैग्नीट्यूड और इधर ए मैग्नीट्यूड। बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अरे एंगल का फॉर्मूला भाई, दो वेक्टर के एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है। याद करो कॉस थीटा, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे पहला वेक्टर की शक्ल ही ऐसी है, तो जब उसकी शक्ल ही ऐसी है तो वैसे लिखना पड़ेगा ना। तो पहले दो वेक्टर का डॉट और नीचे उन दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो ये आ गया कॉस अल्फा। ए की डॉट ए में होगी तो आएगा ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। आपको पता है जब भी डॉट होती है सेल्फ की, ए की डॉट बी में होगी तो ए डॉट बी, लेकिन ए डॉट बी कितना है 0, तो नो नीड टू राइट। ए की डॉट सी में होगी तो ए डॉट सी कितना है 0, तो यानी सिर्फ इतना आया। नीचे क्या है, नीचे तो ए प्लस बी प्लस सी ये है और साथ में एक ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे तो कोई चेंजेस हो नहीं सकते। देखो इस चीज से ना ये चीज हो गई कट। ओके, तो आपका आ गया कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड और यहां पर आ गया होल मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी। बड़े आराम से देखना, अगर पहला केस समझ में आ गया समझ लो सारा केस समझ में आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकल के आई कॉस इनवर्स। मालूम है ना ट्रिग्नोमेट्री जब अपनी जगह बदलती है तो इनवर्स बन जाती है। और देखो इसे हमने नाम दिया हुआ है लैम्डा का, ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है लैम्डा, तो इधर पुट कर दो लैम्डा और अपॉन में क्या है, अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी का होल मैग्नीट्यूड। ये है इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब निकालो आप केस 2। केस 2 क्या है, कॉस बीटा। कॉस बीटा मतलब एंगल बिटवीन दिस एंड बी, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का डॉट बी के साथ अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड और इधर बी का भी मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके बाद कॉस बीटा इज इक्वल टू, बी की बी में होगी तो बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी की ए में होगी तो 0, बी की सी में होगी तो भी 0, तो यहां बचा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और अपॉन में 9 छेड़छाड़ ए प्लस बी प्लस सी का होल मैग्नीट्यूड साथ में बी मैग्नीट्यूड। ये हो गया इससे एक कट। ठीक है, जगह नहीं बची तो मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए जी मैंने कर दिया वहां से रब, तो ये आपका आ गया कॉस बीटा इज इक्वल टू बीटा का मैग्नीट्यूड अपॉन होल मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बाकी सब हो गया था कट। तो बीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी ना वो कॉस इनवर्स, और देखो इसको मैंने लैम्डा का नाम दिया हुआ था, तो लैम्डा और नीचे ए प्लस बी प्लस सी का होल मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आ गया केस 3, लास्ट केस, वो क्या है कॉस गामा। तो एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड सी, तो पहले ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसका एंगल सी के साथ तो डॉट सी आएगा और अपॉन में इनका अलग अलग मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये सारे स्टेप ना करके आपको दिखाने पड़ेंगे। आगे देखो जी, कॉस गामा इज इक्वल टू, सी की सी में होगी तो आएगा सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सी की ए में होगी तो 0 क्योंकि ए डॉट सी 0, क्योंकि ए और सी आपस में परपेंडिकुलर है। सी की बी में होगी वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और यहाँ बचा आपका सी। देखो इससे ये हो गया कट, तो गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसको लैम्डा माना हुआ है, लैम्डा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का होल मैग्नीट्यूड। इक्वेशन नंबर 4 आ गई है, नहीं 3 आ गई। ठीक है, ध्यान से देखो आप जरा, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखो अल्फा की वैल्यू ये रही, बीटा की वैल्यू ये रही, गामा की वैल्यू ये रही, लेकिन ध्यान से देखो तीनों वैल्यू सेम नहीं है। देखो ये क्या चीज है, कॉस इनवर्स लैम्डा अपॉन दिस, जो ये है वही सेम टू सेम ये भी है, लैम्डा अपॉन दिस वही सेम टू सेम ये भी है।
तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, और एंड में एक स्टेटमेंट लिख देना कि हैंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज मेकिंग इक्वल एंगल विद ए बी सी। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, मतलब हैंस ए प्लस बी प्लस सी इज मेकिंग इक्वल एंगल विद ए कॉमा बी कॉमा सी। इस तरह से आप लिख देना स्टेटमेंट। ठीक है, तो दिस इज इजी क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। गाइस क्वेश्चन नंबर 15, इसने कहा शो कर दो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसने कंडीशन भी देखो दी हुई है, ध्यान से पढ़ो। इसने कहा ए और बी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और ए और बी जीरो नहीं है। तो बहुत ही लड्डू सवाल है। इसने कहा ए परपेंडिकुलर है बी के, तो इस बात का मतलब ये निकलता है कि ए डॉट बी जीरो होगा, है ना। ये तो आपको बात पता लग गई। अब आपके पास गिवन क्या है, गिवन आपके पास ये है कि ए प्लस बी का डॉट ए प्लस बी में हो, तो आपको आंसर लेके आना है ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली ये टू प्रूफ है, गिवन नहीं है, ये आपको टू प्रूफ करना है ये आपको। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। चलो ए की डॉट ए में करो, तो डॉट करते हैं तो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए की बी में करो ए डॉट बी, बी की ए में करो बी डॉट ए। ठीक है, बी की बी में करो बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो ये क्या बच गया, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये क्या हो गया, जीरो, क्योंकि ए डॉट बी जीरो आपको पता ही है। ये क्या हो गया, जीरो। जब भी परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट जीरो होगा। क्या बचा, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू इम्प्लाइज कह दो या फिर देखो आ गया। तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है जी, ये क्वेश्चन ईजी था, ध्यान रखें। देखिए दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। पहला देखते हैं, इसने कहा थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए और बी, और इसने कह रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि ए डॉट बी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा अगर, तो कौन सी कंडीशन है देखो जरा। तो देखो यहाँ पे दो बातें हैं, ग्रेटर देन इक्वल। आपको ये बात मालूम है ना कि जब ए डॉट बी इक्वल जीरो होता है तो थीटा आपका बनता है 90 डिग्री का। मतलब जब भी दो वेक्टर का डॉट जीरो होगा तो एंगल बनेगा 90 डिग्री का। इसमें से मैंने इक्वल वाली बात निकाल ली। दूसरी बात आपको मालूम है कि जब भी ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, तो हमेशा जो एंगल बनेगा ना थीटा, वो अक्यूट होगा। अक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो इन दोनों कंडीशन को मैच करते हुए ध्यान से देखो, आंसर आपका बी निकल के आता है। बी, वाई बी, देखो ध्यान से, थीटा जीरो और पाई बाय 2 के बीच में है, मतलब 90 भी हो सकता है क्योंकि इक्वल है, और 90 से कम और जीरो से बड़ा मतलब अक्यूट भी हो सकता है। तो आंसर इज व्हाट, 16, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ है इसलिए। अगर ये इक्वल ना होता ना यहाँ पे तो इसका आंसर ए हो जाता। ठीक है, तो आंसर इसका 16 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहा है इसने। 17 में कहा है ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है जी, तो इसने कहा है ए प्लस बी इज यूनिट वेक्टर। इसने कहा ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है, तो कौन सी कंडीशन इसमें आएगी। बात हो रही है एंगल की, तो जरा आराम से देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17, ए यूनिट वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा, बी यूनिट वेक्टर है तो बी का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। ठीक है, तीनों इंफॉर्मेशन हमें इसने दे दी। और थीटा यहाँ पर कोई अक्यूट एंगल है। ठीक है, अक्यूट है, क्या है, एंगल है बस, तो कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल है, तो देखो इसमें जानकारी याद करो, मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर ये बात बताई थी कि जब भी आपको a प्लस बी का मैग्नीट्यूड दे दे तो उसी को उठा लो, इसी चीज को पूरे को यहाँ उठा लो। जब भी आपको a प्लस बी का मैग्नीट्यूड दे दे तो उसी को उठा लो कंबाइंड। ठीक है, और यहाँ कर दो स्क्वायर। तो स्क्वायर जब होगा, या स्क्वायर ना करके ना इसको ऐसे करके लिखा करो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इस तरह से लिखने से ज्यादा बेटर रहता है, इज इक्वल टू 1.1। ठीक है, 1.1 इस तरह से ना लिखने से थोड़ा इजी रहेगा, 1.1। रीजन इसका क्या है, देखो इसका रीजन सिंपल सा ये है कि मैंने आपको एक बात बताई थी, या स्क्वायरिंग में ही इसको ले लो। ठीक है, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसको ऐसे ही रखो और इसको ना स्क्वायर कर दो बोथ साइड, बात वही पड़ेगी, लेकिन देखो इस तरह से 1 का स्क्वायर। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलस का स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब बोलो बात पकड़ में आई। ये वाली बात थी, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा। ये वाली बात मैं आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर बता चुका हूं कि जब भी सेल्फ डॉट होती है, जब भी सेल्फ की डॉट होगी तो आंसर आता है मॉडुलस का स्क्वायर। तो इसलिए स्क्वायर लगाओ। मैंने अभी क्या किया था, डायरेक्ट यहां आ गया था मैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि ये आया तो आया कैसे। अब आपको मालूम है कि मैं यहां से कैसे आया। पहले मैंने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे बना मॉडुलस का स्क्वायर, और मॉडुलस के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी।
ठीक है, अब कर दो इसकी डॉट, ए की डॉट ए में, बी की डॉट बी में, सी की डॉट सी में। ए की डॉट ए में होगी तो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए की बी में होगी ए डॉट बी, बी की ए में होगी बी डॉट ए, और बी की बी में होगी बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 1 है, ये भी कितना 1 है, लिखा हुआ है देखो, ए मैग्नीट्यूड 1, बी मैग्नीट्यूड 1, तो 1 और 1 2 हो गए, और ये 2 टाइम्स हो गया ए डॉट बी। ठीक है, बात एक्चुअली ए डॉट बी और बी डॉट ए की बात होती है, इज इक्वल टू कितना है 1। तो यहाँ से ना ए डॉट बी निकल के आया मेरा कितना, बोलो 2 वहाँ आ गया माइनस, माइनस का हाफ आ गया, माइनस का हाफ इतना आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यहाँ निकालना है एंगल, आई नीड टू फाइंड एंगल। इतनी बात समझ में आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये ए डॉट बी है, ए डॉट बी, अब मैं इसे कर रहा हूँ रब, जगह नहीं बची मेरे पास। ठीक है, आई नीड सम स्पेस। देखो ए डॉट बी का एंगल वाला फॉर्मूला जरा सोचो, लेक्चर नंबर 2 में ए डॉट बी का एंगल वाला फॉर्मूला वो था ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। याद आया, नहीं याद आया, करो याद। ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, इनटू इसकी वैल्यू कितनी है 1, कॉस थीटा ऐसी रहेगा, ये कितना माइनस का हाफ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का हाफ। ठीक है, कॉस की वैल्यू माइनस हाफ, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया कॉस इनवर्स माइनस का हाफ, ऐसा कुछ हो गया। तो जरा सोचो कॉस की वैल्यू माइनस का हाफ कब होता है, जिसने चैप्टर 2 मेरा सीखा हुआ है, चैप्टर 2 समझते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैंने आपको उसमें बताया था कॉस इनवर्स में जब भी अंदर माइनस हो तो बाहर पाई आता है, याद करो सीसीएस। ठीक है, जब भी कॉस इनवर्स के अंदर माइनस बंद होता है तो माइनस बाहर आएगा तो साथ में पाई आएगा, तो ये बचेगा कॉस इनवर्स हाफ, थीटा इज इक्वल टू पाई ऐसे रहेगा। कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, पाई बाय 3 पर, 60 डिग्री पर, तो एलसीएम लूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2 पाई बाय 3। तो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लेना ध्यान से। देखिए 2 क्वेश्चन है 18 और 19, पहले देखते हैं 18। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 18। इसने कहा हुआ है कि आई डॉट जे क्रॉस के, एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन 1 मार्क के अंदर, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के। ठीक है, और इसने कहा है प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, ऐसा कुछ कहा है इसने। तो क्रॉस भी हो रहा है, डॉट भी हो रहा है, तो इस तरह से एक बना लो साइकिल, ये आई है, ये जे है, और ये कौन है के है। तो आई ऐसी रहने दो, जे डॉट के, देखो जे की होगी के में, तो इसका आंसर आई बनेगा, प्लस जे आई डॉट के, देखो आई की डॉट होगी के में, देखो इधर डायरेक्शन चेंज हो गई, होना चाहिए के की आई में, हो रहा है आई की के में, तो आई की के में होगी तो आएगा तो जे इसकी जगह, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है, और देखो जे आई की जे में, आई की जे में होगी तो क्या आएगा के आएगा, बीच में डॉट है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, 1 से 1 कटा, आंसर आ गया 1। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर देखो जी 19 के अंदर लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और आपसे कहा है थीटा की वैल्यू बता दो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जब भी लगा हो ना क्रॉस में, याद करो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप यूनिट वेक्टर, लेकिन लगा हुआ है मैग्नीट्यूड, तो एन कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ए डॉट बी का आंसर आ जाएगा ए बी और कॉस थीटा, याद है ना, मैग्नीट्यूड है, सब पे मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा ऐसी रहेगा, पॉजिटिव एंगल लिया जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए बी और साइन थीटा। ठीक है, साथ में एन कैप आना था ये वाला, लेकिन ये 1 हो गया बिकॉज ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, सारी चीजें कट गई, तो कॉस इज इक्वल टू साइन, या फिर कॉस से कर दो इसे डिवाइड, तो ये 10 हो जाएगा, कॉस इसके अपॉन में आएगा 1, कॉस इसके अपॉन में आएगा 1। तो जरा सोचो tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 होती है। तो दिस इज द आंसर। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन देखिए जरा, इसने लिखा है फॉर एनी 2 वेक्टर ए एंड बी वी ऑलवेज से ए डॉट बी का होल मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। एक्चुअली इस एक्सप्रेशन का नाम है कोची स्क्वास इनइक्वालिटी, तो ये आपको ध्यान रखनी है एंड यू नीड टू प्रूव दिस। तो इसको देखिए प्रूफ करते हैं बहुत इजीली। आपको मालूम है ना कॉस थीटा जो होता है, अगर वो मॉडुलस के अंदर हो, ठीक है, तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ना, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होती है ना। तो कॉस थीटा मॉडुलस के अंदर अगर देखेंगे तो नेगेटिव तो हट जाएगा, क्योंकि मैंने मॉड लगा दिया, तो ध्यान रखना। और इसका एंगल का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है क्या, ए डॉट बी। ठीक है, पूरा मॉड में ले लेता हूँ इस तरह से, यहाँ क्या आएगा ए मैग्नीट्यूड और यहाँ क्या आएगा बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1।
देखो मॉड्यूलस मॉड्यूलस अगर x जैसे मॉड्यूलस x है, अगर एक और मॉड्यूलस लगा दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो मॉड से मॉड एक ही मॉड रहता है, इसका मतलब एक ही मॉड है। तो ये मॉडुलस इसके ऊपर तो रहेगा a डॉट बी के ऊपर, है ना, लेकिन नीचे जो ये अलग अलग है ना, इनके ऊपर कोई मतलब नहीं है दो मॉड का। कि मॉड का मतलब तो पॉजिटिव होता है, डबल मॉड का मतलब डबल पॉजिटिव थोड़ी हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो कुछ ऐसा सा रिजल्ट आपके सामने आएगा। ये इसी को बोलते हैं कोची इनइक्वालिटी। देखो प्रूफ हो गया। तो अगर एग्जाम में आए तो इस तरह से आपको जस्टिफिकेशन देना है, ठीक है। देखिए एक न्यूमेरिकल इसने कहा है, फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी वी ऑलवेज हैव ए प्लस बी का होल मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल ए प्लस बी। ये प्लस में आ गया, ऊपर वाला मल्टीप्लाई में था, तो ये भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो इसको ऐसे प्रूफ हम करेंगे। हम पहले इधर लिखेंगे ऐसे करके ए प्लस बी, ये देखो मॉड के अंदर है, तो जब भी ऐसा मॉड के अंदर आए ना तो हम जानबूझ के स्क्वायर लगा देते हैं और इसको ऐसे लिख दिया जाता है दो बार, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। याद है ना कि सेल्फ वेक्टर की जब भी डॉट होगी तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मैंने जानबूझ कर लगाया है। अब इसको नॉर्मली आप सॉल्व करते रहो। ए की ए में होगी ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए की बी में होगी ए डॉट बी, बी की ए में होगी बी डॉट ए, बी की बी में होगी बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये आ गया ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 2 टाइम्स ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात होती है, ठीक है। ये हो गया बी स्क्वायर। अब देखो ये ए डॉट बी है, लेकिन मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लगाऊंगा ना मैग्नीट्यूड, मतलब अपनी मर्जी से मैं ए डॉट बी को लिखूंगा मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे साइन ग्रेटर देन का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, लेकिन जैसे ही मैं इसको लिखूंगा मैग्नीट्यूड में इस तरह से, तो ये हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा ग्रेटर देन पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए मैंने ग्रेटर देन लगा दिया ऐसे। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, ए डॉट बी। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो ए डॉट बी का रूल लगा सकते हो, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और थीटा की जगह 0 डिग्री लोगे तो यही आ जाएगा। ऐसा कुछ हम कर भी चुके हैं इसी वीडियो के अंदर। अब ये आपका बन गया ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू में क्या है, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। ये तो वो है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, स्क्वायर से स्क्वायर हो गया कट, और देखो रिजल्ट प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी का होल मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड होगा। तो इस तरह से रिजल्ट आपको प्रूफ करना था। ऑलराइट।